एक बार की बात है, एक शांतिपूर्ण राज्य में राजा विक्रम एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक थे। उनका महल वैभव और समृद्धि से भरा हुआ था। उनकी पहली पत्नी रानी संध्या सुंदर, चतुर और तेज तर्रार थी। वो राजा से गहरा प्रेम करती थी और महल में उनकी एक अलग ही पहचान थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक समय आया जब राजा विक्रम कुछ दिनों के लिए अपने राजमहल से दूर सैर सपाटे पर निकले थे। वे जब यात्रा कर रहे थे तब अचानक उनकी नजर एक झरने के पास बैठी एक युवती पर पड़ी। वो साधारण वस्त्रों में थी, लेकिन उसकी सुंदरता अनूठी थी। गहरी आंखें, चेहरे पर मासूमियत और व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था। राजा ने घोड़े की लगाम खींची और युवती की ओर बढ़े। युवती, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? मेरा कोई नहीं है महाराज। मेरा परिवार बचपन में ही मुझे छोड़कर चला गया था। अब ये जंगल ही मेरा घर है। राजा ने गौर से देखा। उसकी आंखों में एक दर्द छिपा था, लेकिन उसके स्वभाव में संजीदगी और समझदारी भी झलक रही थी। इस जंगल में अकेले रहना आसान नहीं है, विशेषकर एक स्त्री के लिए। तुमने कभी किसी से सहायता क्यों नहीं मांगी? युवती हल्की मुस्कान के साथ बोली, संसार में सहारे की तलाश वही करता है जिसे सहारा चाहिए हो महाराज। मैं तो वर्षों से अपने ही सहारे जी रही हूँ। राजा को युवती की बातों ने प्रभावित किया। उसकी सूझबूझ और आत्मनिर्भरता ने उनके हृदय में एक विशेष स्थान बना लिया था। तुम्हारा नाम क्या है? माया। राजा विक्रम ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, माया। माया, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मेरे साथ महल चल सकती हो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। एक राजमहल में तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो इस जंगल में नहीं है, सुरक्षा, सम्मान और परिवार। माया ने राजा की आंखों में देखा। उसमें छल नहीं था, बस एक सच्ची करुणा थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने सर हिला दिया। अगर ये आपके आदेश हैं महाराज, तो मैं तैयार हूँ। और इस तरह दोनों का विवाह भी हो जाता है। समय बीत गया और राजा विक्रम व माया के विवाह को होकर 1 वर्ष हो चुका था। लेकिन इस 1 वर्ष में रानी संध्या और माया के बीच की दूरियां कभी कम ही नहीं हुई। रानी संध्या के हृदय में एक जलन हर दिन बढ़ती जा रही थी। माया की अप्रतिम सुंदरता और कोमल स्वभाव ने राजा का मन पूरी तरह मोह लिया था। वो अब अधिकतर समय माया के साथ बिताते, उसकी बातों में खोए रहते और हर अवसर पर उसे ही प्राथमिकता देते। ये सब देखकर संध्या के हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला हो उठी थी। जहाँ कभी महल में उसका ही अधिकार था, वहीं अब उसकी जगह माया ने ले ली थी। वो ये सहन नहीं कर पा रही थी कि राजा की आंखों में अब उसके लिए पहले जैसा प्रेम नहीं बचा था। रानी संध्या कमरे में टहल रही थी। उसके चेहरे पर क्रोध और जलन साफ दिख रही थी। अचानक दरवाजे से एक परछाई अंदर आई। ये मंत्री नागेश था, जो हमेशा रानी संध्या का विश्वास पात्र रहा था। महारानी, आपने इतनी रात में बुलाया है, ऐसी कोई विशेष कारण? हाँ मंत्री जी, मैंने आपको बुलाया। अब और सहन नहीं होता। माया को इस महल से दूर करना ही होगा। लेकिन ये तो गलत है महारानी। वो तो राजा की सबसे अधिक प्रिय रानी है। यही तो समस्या है। जब से ये माया मेरी जिंदगी में आई है, तब से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। राजा मुझसे अधिक माया पर ध्यान देते हैं। ये मुझसे देखा नहीं जाता। इसे किसी भी तरह मेरी जिंदगी से दूर करना है। यदि मंत्री जी आप इस काम में मेरी मदद करेंगे, तो मैं आपको इस काम के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। रानी संध्या की ये बातें सुनकर मंत्री के अंदर लालच की भावना आ जाती है और वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं। महारानी, ये काम तो हो ही जाएगा। हमें महाराज से अनुमति लेनी होगी।
हम कहेंगे कि हम माया को जंगल घुमाने ले जा रहे हैं ताकि वो महल के बाहर की दुनिया देख सके। हम उसे जंगल घुमाने के बहाने ले जाएंगे और पहाड़ी पर से नीचे फेंक देंगे। अब सुबह का इंतजार करते हैं। महाराज, मैं एक विनती लेकर आई हूँ। कहो रानी संध्या, इतना सुबह सुबह क्या बात है? महाराज, मैं चाहती हूँ कि रानी माया और मैं कुछ समय के लिए जंगल में घूमने जाएं। महल की चार दीवारी में रहते रहते मन भारी सा हो गया है। और माया, वो तो मेरी छोटी बहन की तरह है। माया को भी महल से बाहर की दुनिया देखने का अवसर मिलेगा। राजा विक्रम कुछ पल सोच में पड़ गए। उन्होंने माया की ओर देखा जो उत्सुकता से सुन रही थी। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है कि संध्या और माया एक साथ घूमना चाहते हैं, लेकिन जंगल में जाना सुरक्षित तो है ना? महाराज, हमारे साथ मंत्री जी भी हमारी सुरक्षा के लिए जाएंगे। हाँ महाराज, आप घबराइए नहीं, मैं स्वयं इनके साथ रहूंगा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूंगा। रानी संध्या, मंत्री और रानी माया घने जंगल में गुजरते हुए पहाड़ी इलाके में पहुंच चुके थे। सामने ऊंची चट्टान से पानी गिर रहा था और नीचे एक तेज बहाव वाली नदी बह रही थी। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे ये प्रकृति का सबसे सुंदर दृश्य हो। देखिए वो झरना, इसकी आवाज कितनी मधुर है और वो बहती नदी कितनी शांत और गहरी लग रही है। माया खुशी खुशी चारों ओर देख रही थी, हर चीज को निहार रही थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सुंदरता उसकी जिंदगी का आखिरी दृश्य बन सकती है। इसी बीच मंत्री और रानी संध्या ने एक दूसरे की ओर इशारे भरी नजरों से देखा। अब समय आ गया था। हाँ महारानी, ये बहुत ही सुंदर नजारा है, लेकिन ये सुंदरता अब आपकी नहीं रही। ये आप क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी? मैं कुछ समझी नहीं। इतना कहते ही रानी संध्या और मंत्री ने माया को जोर से पीछे की ओर धक्का दे दिया। मंत्री और रानी संध्या चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे कि माया नदी के प्रवाह में बहती जा रही है, धीरे धीरे ओझल होती जा रही है। उन दोनों के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। उनका षड्यंत्र जो सफल हो चुका था। रानी संध्या और मंत्री घबराते हुए चेहरे के साथ महल में दाखिल हुए। दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त थे और दोनों के चेहरों पर बनावटी घबराहट थी और आंखों में झूठे आंसू भरे थे। राजा सिंहासन पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने रानी संध्या को इस अवस्था में देखा, उनका हृदय कांप उठा। रानी संध्या, ये क्या हुआ? और माया, माया कहाँ है? रानी संध्या ने रोने का नाटक करते हुए अपने आंखों से आंसू गिराए और कांपती आवाज में बोली, महाराज, माया वो तो जंगल में खो गई। हमने बहुत ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। हाँ महाराज, हम सब साथ ही चल रहे थे, लेकिन जंगल बहुत घना था। अचानक माया वहां से गायब हो गई। हमने उसे बहुत पुकारा, हर जगह खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। राजा की आंखें चौड़ी हो गई। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। हमने उसे समझाया था महाराज, हमने कहा था कि जंगल बहुत खतरनाक है, लेकिन वो मानी ही नहीं। वो बार बार आगे बढ़ती रही और फिर न जाने कहां खो गई। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उनका शरीर कांप उठा। उसी गांव में नदी के किनारे एक साधारण मछुआरा जिसका नाम रघु था, उसके हाथ में मछली पकड़ने का जाल था और वो पानी में उसे डालने की तैयारी कर रहा था। आज तो एक भी मछली हाथ नहीं आई। लगता है नदी भी कोई बड़ा राज छुपा रही है। वो जाल फेंकने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर पानी में बहती हुई एक महिला पर पड़ी। वो महिला कोई और नहीं बल्कि रानी माया थी। पहले उसे लगा कि कोई लकड़ी होगी, लेकिन जैसे ही वो पास आई, वो चौंक गया। अरे,
ये तो कोई औरत है। वो तेजी से पानी में कूदा और बहती हुई महिला को किनारे पर खींच लिया। उसने देखा कि वो सांस ले रही थी, लेकिन बहुत कमजोर हो चुकी थी। हे भाग्यवान, ये बच तो जाएगी ना? वो तुरंत उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, उसके हाथ रगड़ता है और धीरे धीरे थपथपाता है। कुछ ही पलों में महिला ने हल्की खांसी ली और धीरे धीरे आंखें खोली। तुम कौन हो? और तुम नदी में कैसे बह गई? महिला ने कुछ पल सोचा, लेकिन फिर सर पकड़ लिया। मुझे कुछ याद नहीं। रघु ने आश्चर्य से उसे देखा। तुम्हें अपना नाम भी नहीं पता? लगता है तुम्हारा याददाश्त खो चुका है। कोई बात नहीं, अब से तुम मेरी बहन हो। और इस तरह रघु ने माया को सहारा दिया और उसे अपने घर में रहने दिया। उसकी जिंदगी अब एक नए सफर की ओर बढ़ रही थी। और इधर महाराज ने माया को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की। सैनिकों को जंगल और नदी के किनारे तक भेजा, मगर वो कहीं नहीं मिली। महाराज, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? माया अब कभी वापस नहीं आएगी। आपने खुद को कितना कमजोर बना लिया है। न खाने की सुध है, न राज्य की। संध्या, तुम नहीं समझोगी। ये सिर्फ इंतजार नहीं है, ये हमारे जीवन का आखिरी इंतजार है। जब तक हमारी सांसें चल रही है, हम माया के लौटने की आस लगाए रहेंगे। इतना समय बीत गया, फिर भी महाराज के दिल से माया की छवि नहीं मिटी। क्या सच में उनका प्यार इतना गहरा था माया के लिए? अगर कभी माया लौट आई तो मेरा क्या होगा? लेकिन वो आएगी कैसे? वो तो मर चुकी है। एक दिन रघु लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगा तो माया ने हंसते हुए कहा, रघु भैया, आज मैं भी तुम्हारे साथ जंगल चलूंगी, थोड़ा घूम भी लूंगी। रघु ने पहले मना किया, मगर माया के जिद करने पर मान गया। दोनों जंगल की गहराइयों में पहुंच गए और अनजाने में वही स्थान आ गया जहां कभी मंत्री और रानी संध्या ने माया को धक्का दिया था। पास ही झरना बह रहा था, जिसकी हल्की फुहारें माहौल को ठंडा बना रही थी। रघु पेड़ काटने लगा और माया आसपास टहलने लगी। तभी उसकी नजर एक छोटे हिरण के बच्चे पर पड़ी, जो झाड़ियों के बीच खेल रहा था। अरे, कितना प्यारा है, इसे पकड़ूं क्या? वो हिरण के पीछे भागी, लेकिन भागते भागते अचानक एक पेड़ से टकरा गई। जोरदार झटका लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ी। रघु दौड़कर उसके पास आया और उसे सहारा देकर उठाया, लेकिन माया की आंखें झरने की ओर टिकी रह गई। जैसे ही उसने उस पानी को बहते देखा, उसके दिमाग में एक तेज झंझावट हुआ। बीते हुए पल बिजली की तरह कौंधने लगे। रानी संध्या, मंत्री, पहाड़ी से गिरना, नदी में बहना। उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसके होठों से बस एक शब्द निकला, महाराज। माया की याददाश्त लौट आई, लेकिन उसने रघु को कुछ नहीं बताया। वो चुपचाप सब समझने की कोशिश करने लगी। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो वही गांव है जहां उसके पति महाराज रहते हैं। रघु भैया, मैं सोच रही हूँ कि अपने गुजारे के लिए कुछ करना चाहिए। हम बस मछलियाँ पकड़कर और लकड़ियाँ काटकर कब तक जिएंगे? तो तू कहना क्या चाहती है? मुझे याद आया कि इस राज्य के महाराज को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। अगर मैं महल में जाकर उन्हें कहानियाँ सुनाऊं, तो इससे कुछ आमदनी भी होगी और हमारे खर्चे भी अच्छे चलेंगे। पर तुझे कैसे पता कि राजा तेरी कहानी सुनेंगे? अगर कहानी दिल से सुनाई जाए तो सुनने वाले का दिल भी जुड़ जाता है। मैं अपना मुंह ढक कर जाऊंगी ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। अगले दिन माया और रघु राजमहल पहुँचे, जहाँ माया ने अपना मुंह ढककर महाराज को कहानी सुनाई। महाराज को उसकी कहानियाँ बहुत पसंद आई और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे इनाम दिया। यही सिलसिला एक सप्ताह तक चलता रहा। माया रोज रोज नई नई कहानियाँ सुनाती और राजा मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते। हर दिन राजा इनाम देते, जिससे रघु बहुत खुश था।
क्योंकि अब उनके जीवन यापन में कोई कठिनाई नहीं थी। अब समय आ चुका था। आज महाराज का जन्मदिन था, वही एक खास दिन जिसका माया इंतजार कर रही थी। इसी दिन वो महाराज को अपना सबसे अनमोल तोहफा देना चाहती थी। माया को ये पता था कि यही सही समय है। वो अपने भाई रघु के साथ दरबार में पहुंचती है और महाराज के सामने खड़ी होकर बोली, महाराज, आज की कहानी सबसे अलग और आखिरी होगी। ये आखिरी और सबसे दिलचस्प कहानी होगी, क्योंकि इस कहानी का नाम है राजा का आखिरी इंतजार। बस मेरी एक विनती है कि कोई भी कहीं नहीं जाएगा, सभी इसे पूरा सुनेंगे। महाराज को उसकी बातों में गहराई महसूस हुई। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा और आदेश दिया, आज की कहानी विशेष होगी, इसलिए मेरा आदेश है कि महल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इसे ध्यान पूर्वक सुने। कोई भी बीच में उठकर नहीं जाएगा। माया ने कहानी शुरू की। एक राजा था जो एक दिन घूमने निकला और रास्ते में उनकी मुलाकात एक सुंदर और समझदार लड़की से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और राजा उससे विवाह करके अपने महल ले आए। अब उसकी 2 पत्नियां हो गई, लेकिन पहली रानी को दूसरी रानी से बहुत जलन थी। इतना बोलकर माया कुछ देर के लिए चुप हो गई। महाराज इतनी कहानी सुनते ही उत्सुक हो गए, मानो कहानी उन्हीं के ऊपर चल रही है, क्योंकि ऐसा उनके साथ हो चुका था। वो बोलते हैं, ऐ लड़की, कहानी रुकनी नहीं चाहिए, बीच में बोलती रहो। फिर माया अपनी कहानी को आगे सुनाते हुए बोलती है, एक दिन राजा की पहली पत्नी और मंत्री ने घुमाने के बहाने राजा के सबसे अधिक प्रिय छोटी पत्नी को लेकर जंगल में घुमाने गए और पहाड़ी से धक्का दे दिया। फिर महल लौटकर राजा को झूठ कहा कि वो रास्ते में खो गई है और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली। राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन सच्चाई से अनजान था। इतनी बातें सुनकर रानी संध्या और मंत्री के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि ये तो उन्हीं के ऊपर कहानी चल रही है। उसकी बातें सुनकर राजा को कुछ कुछ समझ आने लगा। उनके मन में शंका उठने लगी कि उनके साथ जरूर कोई विश्वासघात हुआ, कोई गहरी साजिश रची गई थी। वो फिर से बोले कठोर आवाज में, लड़की, कहानी जारी रखो, बीच में रुकनी नहीं चाहिए। इधर वो लड़की नदी में बह रही थी। तभी एक मछुआरा उसे देखता है और बचा लेता है, लेकिन हादसे के कारण उसकी याददाश्त चली जाती है। मछुआरा उसे अपने घर ले आता है और अपनी बहन बनाकर रखता है। इस तरह 1 साल बीत जाता है। फिर एक दिन अचानक उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और उस लड़की को ये पता चलता है कि वो तो उसी गांव में है जिस गांव में उसके पति महाराज विक्रम शासन करते हैं। लेकिन वो अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तय किया कि वो राजा को हर रोज कहानियां सुनाएगी और धीरे धीरे सच्चाई सामने लाएगी। ये बातें सुनकर रघु अपने मन में सोचने लगा, अरे, ये कहानी तो मेरी चल रही है। माया अपनी कहानी को आगे जारी करती है। हर दिन वो महल जाकर राजा को कहानियां सुनाती रही और आज वो अपने पति के लिए उनके जन्मदिन पर आखिरी कहानी सुना रही है, राजा का आखिरी इंतजार। कहानी के हर शब्द के साथ राजा की आंखें चौड़ी होती गई। अंत तक पहुंचते ही सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। ये कोई साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी की सच्चाई थी। उसने क्रोध और दर्द भरी नजरों से मंत्री और रानी संध्या की ओर देखा तो ये सच था, माया को मारने की साजिश रची गई थी। उन्होंने क्रोध और दर्द भरी नजरों से मंत्री और रानी संध्या की ओर देखा। राजा का स्वर गूंज उठा, तो ये सच था, माया को मारने की साजिश रची गई थी। फिर उनकी नजर उस स्त्री पर पड़ी जिसने ये कहानी सुनाई थी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। माया और राजा के मिलने से सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने कठोर स्वर में आदेश दिया, रानी संध्या और मंत्री को उसके विश्वासघात की सजा दी जाएगी। रानी संध्या सिर झुकाई खड़ी थी, आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी माया ने राजा का हाथ थाम लिया और विनम्र स्वर में बोली, महाराज, मैं जानती हूँ कि संध्या ने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन वो सिर्फ आपके प्यार की भूखी थी। उसे लगा कि आप मुझसे अधिक प्रेम करने लगे हैं,
और यही डर उसे गलत रास्ते पर ले गया। कृपया उसे पूरी तरह से माफ कर दीजिए। राजा ने माया की बात सुनी और उनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, माया, तुम्हारा हृदय सच में बहुत विशाल है। मैं उसे पूरी तरह माफ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी दया के कारण उसकी सजा कम करता हूँ। उसे महल छोड़कर 1 वर्ष के लिए आश्रम में रहना होगा, जहाँ वो अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। रानी संध्या की आंखों से और अधिक आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे पश्चाताप के आंसू थे। वो धीमे स्वर में बोली, मुझे माफ कर दो माया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। मैं लालच में अंधा हो गया था। रानी संध्या ने मुझे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी महाराज, माया को छल पूर्वक मारने के लिए। मैंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपके विश्वास को ठुकरा दिया। कृपया कृपया मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझे क्षमा कर दे। राजा की आंखों में क्रोध था और घृणा स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री, तुम्हारे अपराध स्वीकार कर लेने से तुम्हारी सजा कम नहीं होगी। तुमने न केवल एक निर्दोष पर अन्याय किया है, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए राजधर्म की मर्यादा को भी कलंकित किया है। तुम्हारे जैसे विश्वासघाती को कोई क्षमा नहीं मिलेगी। इसके बाद राजा ने रानी संध्या को 1 वर्ष के लिए आश्रम में रहने की सजा सुनाई और साथ ही राजा ने कठोर स्वर में घोषणा की, विश्वासघात और कुटिल षड्यंत्र के लिए मंत्री को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। राजा ने दरबार में खड़े होकर घोषणा की, आज मैं एक सच्चे निष्ठावान व्यक्ति को सम्मानित करना चाहता हूँ, जिसने अपनी ईमानदारी, निस्वार्थता और कर्तव्य परायणता से ये सिद्ध किया है। ये एक अच्छा मनुष्य हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि मेरे पत्नी का रक्षक रघु है। दरबार में सभी चकित थे। राजा ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, रघु ने न केवल मेरी रानी माया की प्राण की रक्षा की, बल्कि बिना किसी लालच के उन्हें अपनी बहन की तरह स्वीकार किया और उनकी देखभाल की। उसने कभी स्वार्थ या किसी प्रकार के लाभ की कामना नहीं की। ऐसे ईमानदार और सच्चे व्यक्ति को राज्य की सेवा का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए मैं रघु को इस राज्य का नया मंत्री नियुक्त करता हूं, क्योंकि इस पद के लिए निष्ठा और ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है। एक वर्ष बीत चुका था। रानी संध्या, जिसने अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए 1 वर्ष तक आश्रम में तपस्या की थी, अब प्रायश्चित और पश्चाताप के साथ महल लौट आई थी। वो पहले जैसी अभिमानी और ईर्ष्यालु नहीं रही। अब उसकी आंखों में सिर्फ आत्मग्लानि और अपने किए का पश्चाताप था। महल में प्रवेश करते ही उसने सबसे पहले रानी माया के सामने हाथ जोड़कर कहा, माया, मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया, उसके लिए मुझे स्वयं से भी घृणा होती है। मैं जानती हूँ कि मेरे कारण तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ा, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। मैं तुम्हारे और महाराज के सुख के लिए सदैव प्रार्थना करूंगी। अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। रानी माया ने संध्या की आंखों में पश्चाताप देखा और स्नेह पूर्वक उसका हाथ थाम लिया। संध्या, प्रेम और स्नेह स्थान बांटने से नहीं, बल्कि समझने से बढ़ता है। अब हम प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मैं तुम्हें पूरी तरह क्षमा करती हूँ। राजा, जो अब तक दोनों की बातें सुन रहे थे, उनकी आंखों में संतोष और प्रसन्नता थी। उन्होंने गर्व से देखा कि उनका परिवार अब सच में एक हो गया है। महल में अब कोई कटुता नहीं रही। माया और संध्या दोनों ही अब एक दूसरे के साथ बहनों की तरह साथ रहने लगी। महल में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक ली। राज्य में सुख और समृद्धि लौट आई। राजा ने आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। आज मेरा अंतिम इंतजार भी पूरा हो गया। अब सब कुछ पूर्ण है। उनकी आंखों में संतोष और हृदय में अपार शांति थी।
अब कोई भी अधूरापन शेष नहीं था, क्योंकि महल में अब सब कुछ ठीक हो चुका था, न्याय हुआ था और राजा को उसका आखिरी इंतजार मिल चुका था।